मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सॉरी बेटा, कल आपकी वीडियो जो है इस चैप्टर की, चैप्टर 8 हिस्ट्री, अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर, ये वीडियो कल मैंने जो थी यूट्यूब पर बनाई थी बेटा, लेकिन काफ़ी टाइम लग गया, फाइल करप्ट होगी जिसके कारण आप तक नहीं पहुंच पाई। इस वजह से मैं आज इस वीडियो को आपको भेज रहा हूं बना करके। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि अशोका की जो ये चिन्ह है, जो मार्क है, ये आपने नोट की करेंसी पे देखा होगा। ये बना हुआ होता है, एक तरफ गांधी जी की पिक्चर होती है, दूसरी तरफ ये बना हुआ होता है राइट साइड पर। तो आखिर ये मार्क ही क्यों यूज़ किया जाता है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है क्योंकि ये हमारे जो देश के महान सम्राट थे अशोक, उनसे जुड़ा हुआ है। वो एक आइडल सम्राट हुए हैं, और चूँकि आइडल किसी को ऐसे नहीं बनाया जाता, उनकी कुछ वजह थी जिसके कारण से उन्हें आइडल माना गया, आइडल किंग माना गया है। क्यों माना गया है, ये चैप्टर इसी बात को बताएगा। जैसे कि इसका टाइटल बता रहा है, अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर, जिसने युद्ध को त्याग दिया था। ठीक है, इसके पीछे भी कहानी जुड़ी हुई है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई सम्राट जो है अगर युद्ध को त्याग रहा है तो वो कितना महान होगा, क्योंकि कोई भी राजा बिना युद्ध के जो है राजा नहीं बन सकता, ना ही अपने दूसरे राज्य को हासिल कर सकता है। लेकिन ये ऐसा सम्राट था जिसने युद्ध करना ही त्याग दिया था। इससे जुड़ी हुई बहुत सारी और भी बातें हैं जो आपको पॉइंट टू पॉइंट में बताऊंगा। ठीक है, क्यों सम्राट अशोक की जो प्रतीक हैं उन्हें यूज़ किया जाता है हमारे सरकारी प्रतीकों के रूप में। ठीक है, सबसे पहली चीज़, अ वेरी बिग किंगडम। सॉरी, जैसे कि कोई भी राजा अगर माना जाता है तो सबसे पहले उसकी जो पावर है, स्ट्रॉन्ग, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो मानी जाती है। वो एक स्ट्रॉन्ग सम्राट था क्योंकि उसके पास एक बड़ा राज्य था, बिग किंगडम था, जिसे एक एम्पायर कहा जाता है। एम्पायर जो है, किंगडम जो होता है एक राज्य होता है, लेकिन जो आसपास के राज्यों को जब जीता जाता है, अपने कब्जे में ले जाता है, अपने अधिकार क्षेत्र में ले जाता है, तो बाकी के और राज्य भी उस अंडर में आ जाते हैं, जिससे पूरे को मिला करके एम्पायर कहा जाता है। तो वो पूरे के एम्पायर का मालिक था और एक महान शासक था। ठीक है, वह उसका ये साम्राज्य जो है, उसके दादाजी जो थे चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले जो है इसकी स्थापना की थी, इस वंश की, मौर्य साम्राज्य की, और जिसे चाणक्य की सहायता से जो है स्थापित किया गया। चाणक्य वही है जिसने अर्थशास्त्र लिखी। अर्थशास्त्र जो है वो इकोनॉमिक्स से संबंधित नहीं है, बल्कि ये पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। लेकिन लोगों जो अंदेशा हो जाता है कि ये अर्थशास्त्र यानी अर्थ से संबंधित है, लेकिन ये पॉलिटिकल साइंस संबंधित है, राजनीति शास्त्र से संबंधित है। ठीक है, तो चाणक्य की सहायता से उनके दादाजी जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने इस वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे अशोक के दादाजी थे, और उनके पुत्र का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार के पुत्र का नाम जो था वो अशोक था। ठीक है, और इसके अलावा इनके साम्राज्य में बहुत सारे ऐसे शहर आते थे, जैसे कि पाटलिपुत्र जो कि उसकी राजधानी थी, और पाटलिपुत्र के अलावा तक्षशिला और उज्जैन। तक्षशिला जो है उसे नॉर्थ वेस्ट का गेटवे कहा जाता है, मुख्य द्वार कहा जाता है, जहाँ से जो है नॉर्थ वेस्ट की जो कंट्री हैं उनसे व्यापार किया जाता था। तो तक्षशिला ही वो जगह थी जहाँ से नॉर्थ वेस्ट के देशों को से व्यापार किया जा सकता था। तो वो शहर इनके साम्राज्य में आता है। दूसरा था उज्जैन। उज्जैन ऐसी जगह स्थापित है जहाँ पर जो है वो नॉर्थ से अगर साउथ की तरफ चलेंगे हमारे इंडिया के मैप में, तो वो उस रूट पर पड़ता था बीचों बीच, जहाँ से वो व्यापारिक मार्ग होकर के जाता था। तो उन्हीं में से ये एक उज्जैन भी एक शहर था जो कि व्यापारिक क्षेत्र में व्यापारिक मार्ग पर बसा हुआ था। ठीक है, इसके अलावा जो इन शहरों में रहने वाले लोग थे उनमें ज़्यादातर ऑफिशियल्स, क्राफ्ट पर्सन्स, ये लोग रहा करते थे, यानी बड़े अधिकारी लोग माने जाते हैं। ये रहा करते थे। फार्मर्स, हर्डर्स, ये गाँवों में रहा करते थे, जो कि मध्य भारत के एरिया में पड़ते थे, हमारे देश के बीच में, मध्य में। जंगलों की अगर बात करें, जंगलों में फूड गैदरर्स जो होते हैं, फॉरेस्ट में रहने वाले, वो रहते थे, जो जंगलों में होने वाले प्रोड्यूस को इस्तेमाल करते थे, जानवरों को शिकार करते थे। ठीक है, इसके अलावा इनके विभिन्न जो क्षेत्र हैं, अलग अलग, क्योंकि स्टेट थे तो अलग अलग स्टेट में भाषाएं भी अलग अलग बोली जाती थी, अलग अलग कपड़े पहने जाते थे, अलग अलग भोजन खाया जाता था। वो आज भी आप देखते हैं कि अलग अलग स्टेट है, तो हर स्टेट की लैंग्वेज भी अलग अलग है, और वहाँ का पहनावा, कपड़े भी अलग और खान पान भी अलग। तो इसका मतलब है कि इतने सारे स्टेट थे जिनमें अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग भी रहा करते थे। ठीक है, जो इस बात को दर्शाता है कि वो काफ़ी बड़े स्टेट के, मतलब एम्पायर के मालिक थे। ठीक है, दूसरा आता है रूलिंग द एम्पायर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। रूलिंग द एम्पायर।
ठीक है, ये देखिए मैप है जिसमें दिखाया गया है कि कितने बड़े एरिया पर इनका मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था। ये डॉट डॉट दिखे, रेड डॉट आपको, लगभग पूरे इंडिया में इनका कब्जा था। तो स्ट्रांग हुआ, पावरफुल हुआ। ठीक है, इसके अलावा जो है रूलिंग द एम्पायर, इतने बड़े शासन को रूल कैसे करते थे, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। तो इतने बड़े शासन को रूल करने के लिए उसने क्या किया था, पाटलिपुत्र जो थी, जो कि राजधानी थी, उस राजधानी को वो सीधे डायरेक्ट जो है एम्पररी कंट्रोल किया करता था। और इसके लिए उसने कुछ ऑफिशियल अपॉइंट किए थे जो फार्मर से, हर्डर से, क्राफ्ट पर्सन से, ट्रेडर से जो है टैक्स वसूला करते थे। ठीक है, इसके अलावा ये ऑफिसर्स जो है, जो लोग राजा की आज्ञा का उल्लंघन करते थे, अवज्ञा का, राजा की अवज्ञा करते थे, उनको सजा भी देने वाले होते थे। ठीक है, कुछ ऑफिसर्स जो थे उन्हें सैलरी भी मिलती थी। ठीक है, इसके अलावा उसने अपने राज्य में मैसेंजर्स को भी छोड़ा हुआ था, जो शहर में जा कर के लोगों की सुख दुख की तमाम बातें, खबरें, या शहर में क्या चल रहा है, जो ऑफिसर से अधिकारी कहीं वो गैर कानूनी तरीके से लोगों को परेशान तो नहीं कर रहे हैं, इन सब की जांच किया करते थे। ठीक है, और कुछ जासूस भी नियुक्त किए थे जो इन अधिकारियों पर भी नज़र रखते थे। ठीक है, इसके अलावा सम्राट खुद जो था इन अधिकारियों को सुपरवाइज करता था कि कहीं ये गलत कार्य तो नहीं कर रहे, लोगों को नाजायज़ जो है वो नहीं सता रहे हैं। ठीक है, और जो बाकी के प्रोविंसेस थे, यानी कि क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर था, वो अकेले सम्राट की बस की बात रही थी कंट्रोल करना, इसलिए बाकी के प्रोविंसेस जो थे उन प्रोविंसेस को कंट्रोल करने के लिए उसने अपने राजकुमारों को, ऑफिसर्स को, मिनिस्टर्स को जो नियुक्त किया था एज ए गवर्नर, ताकि वो बाकी के दूसरे प्रांतों पर जो है शासन कर सके। मौर्य जो वंश के शासक थे, ज़्यादातर उन्होंने रिवर्स और रोड को कंट्रोल करने की कोशिश की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से। और चूँकि यहाँ से तमाम जो ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, व्यापारी लोग जो जाते थे, बड़े बड़े व्यापार होते थे सोने चांदी के, ब्लैंकेट्स के, वो व्यापार इन रूट से होकर के जाते थे, इसलिए इन रोड और रिवर्स पर इनका कंट्रोल रहा ज़्यादा। ठीक है, इनसे ही नहीं ट्रिब्यूट या नजराने या तोहफा भी मिले करते थे। ठीक है, और जंगलों की यदि बात करें तो जंगल, हालांकि जंगलों पर इनका कब्जा नहीं हो पाया, वो स्वतंत्र रहे, उन पर कोई शासन नहीं हो पाया, परंतु फिर भी जंगलों से उन्हें जो है काफ़ी चीज़ें प्राप्त होती, जैसे हाथी, टिम्बर की लकड़ियाँ, जैसे इमारती लकड़ी, जैसे इमारतें बनती हैं, फर्नीचर वगैरह बनते हैं, उन्हें इमारती लकड़ी टिम्बर कहा जाता है। हनी, शहद और मोम, ये चीज़ें जो है जंगल से प्राप्त होती थी। सॉरी। इसके अलावा मेगास्थनीज नाम का एक जो एम्बेसडर था, जो बहुत बड़े शासक थे, सेल्यूकस निकेटर जो थे, वो ग्रीस का रूलर था, वेस्ट एशिया का, और उसका जो ये राजदूत था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। ठीक है, और उसने यहाँ की बातों को जो है देखा और उन्हें लिख करके एक पुस्तक में, इंडिका में लिखा तक, और यहाँ के शासनकाल के बारे में बताया था। ठीक है, आगे देखिए, अशोक अ यूनिक रूलर। अशोक एक यूनिक रूलर क्यों था? क्योंकि वो पहला शासक था जिसने कोशिश की कि अपने मैसेज जो है लोगों तक जो है पहुंचाने के लिए उसने उन्हें इंस्क्राइब किया। क्या किया? इंस्क्राइब किया, ताकि लोग जो है उन्हें पढ़ सके। पत्थरों की शिलाओं पर उसने गुदवाया, और ज़्यादातर वो प्राकृत भाषा में थी ताकि हर आम आदमी उन्हें समझ सके। और ब्राह्मी लिपि में, ब्राह्मी लिपि वो लिपि है जिससे बाकी की दुनिया की तमाम लिपियाँ जो हैं वो बनी, तो इसलिए उसे एक यूनिक शासक कहा गया। अब अशोका का है कलिंग वार। कलिंग वार क्या है? जैसे कि मैंने टाइटल बताया था, अशोका हु गेव अप द वॉर, अशोका ने युद्ध त्याग दिया। ये वो घटना है कलिंगा, जब उसने युद्ध को त्याग दिया था। कलिंगा यानी कोस्टल उड़ीसा का क्षेत्र माना जाता है, बाकी सारे एरिया पर उसका शासन था, लेकिन ये उड़ीसा का जो तटवर्ती क्षेत्र था, कलिंग जिसे उस समय कहा जाता था, उस पर इसका शासन नहीं हो पा रहा था। इसलिए उसको जीतने के लिए उसने बहुत बड़ी सेना लेकर के गया। युद्ध हुआ बड़ा भयंकर, उसमें भयंकर रक्तपात हुआ। उस रक्तपात को देख करके जो है उसका मन विचलित हो गया, और उसने भविष्य में कभी भी फाइट न करने का जो है प्रण ले लिया। कभी वो जीवन में कभी अब वार नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एक महान शासक की बात बताई जा रही है इसमें। अब बात करते हैं व्हाट वाज अशोक धम्म। अशोक का धम्म क्या था? अशोक का धम्म जो था वो ऐसा धम्म नहीं था। धम्म मीन्स यानी धर्म, धर्म को ही धम्म बोला गया है। ये ऐसा धर्म था जिसमें किसी पूजा पाठ को बढ़ावा नहीं दिया गया था, ना ही कोई रिचुअल्स, कर्मकांड, पूजा पाठ जो की जाती हैं, बल्कि शिक्षा जो दी जाती थी जनता को, प्रजा को, या उन्हें जो मतलब उनकी सुख दुख की बात जो शेयर करते थे, वो उनका मानना था अशोक का कि वो एक
जो फादर होता है ना अपने पुत्र के लिए, उस तरह की वो शिक्षा दी जाए। एक राजा जो है प्रजा का पालक ऐसा हो जैसे पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है, इस तरह से होना चाहिए, ये उनका मानना था। ठीक है, वो बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित थे और इसके लिए, इस धर्म को फैलाने के लिए, धम्म को फैलाने के लिए, बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए उन्होंने कुछ अपने अधिकारी नियुक्त किए जिन्हें धम्म महामत्ता कहा गया। क्या कहा गया? धम्म महामत्ता। ठीक है, धम्म महामत्ता कहा गया, जो इस बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए गए, जो लोगों को बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दिया करते थे। और इसके अलावा इसके उन्होंने जो पत्थरों पर, शिलाओं पर, स्तंभों पर जो ये शिक्षाएं गुदवाई थी अशोक ने, उन शिक्षाओं को लोगों को पढ़कर सुनाने के लिए भी उसने अपने अधिकारियों को बोला कि इन शिक्षाओं को आम आदमी को पढ़कर सुनाए, ताकि वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हो, इसलिए आसानी से उन शिक्षाओं को समझ सके। ठीक है, इसके अलावा उसने इस बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए दूर दूर अपने मैसेंजर्स भेजे, जिनमें सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस और श्रीलंका में, ताकि बौद्ध इस धर्म का प्रचार किया जा सके। उसने इन सब के अलावा भी उसने बहुत अलग काम भी किए। उसने रोड बनवाए, कुएं खुदवाए, रेस्ट हाउसेस बनवाए। ठीक है, और जो है मेडिकल अरेंजमेंट, जैसे जानवरों के लिए भी और मनुष्य के लिए भी जो है उसने जो क्या कहते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट की व्यवस्था की। ठीक है, इस यहाँ जब अमृत साम्राज्य के बारे में हम बात कर रहे थे, यहाँ उससे 2400 साल पहले एक जगह है चाइना, जो देश है, सॉरी चाइना कंट्री में क्या हो रहा था, वहाँ पर क्या घटनाक्रम चल रहा था। 2400 साल पहले जो एक चाइना, जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में आपने सुना होगा, उस दीवार को बनाए जाने का कार्य चल रहा था। और ये दीवार जो शुरू की गई थी 2400 साल पहले, इसको बनने में लगभग 2000 साल लग गए। और इसकी उत्तर नॉर्थन जो फ्रंटियर है, यानी उत्तरी सीमा को सुरक्षा करने के लिए इस दीवार को बनाया जा रहा था। किनसे सुरक्षा करने के लिए? पशुपालकों से, जो पास्टरल थे, उनसे सुरक्षा के लिए दीवार बनाई जा रही थी। लेकिन इस दीवार को बनने में 2000 साल लग गए। क्यों? क्योंकि इस दीवार को की जो मतलब सीमा है वो बदलती रहती थी, शिफ्ट होती रहती थी। नए नए शासक आते थे, जो सीमा जो है शिफ्ट होती रहती थी, इसलिए उसे 2000 साल लगे बनने में। और ईंट और पत्थर की दीवार बनाई जा रही थी। 6400 किलोमीटर लंबी ये दीवार बनाई गई और इसके हर डिस्टेंस पर लगभग 100 से 200 मीटर की दूरी पर वॉच टावर बनाए गए थे। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है आपका समाप्त होता है बेटा। अगला चैप्टर जो है आपको यूट्यूब के माध्यम से भेजेंगे, क्योंकि वो कल जो है वीडियो आप तक पहुंच नहीं पाए थे। थैंक यू।